नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए भरत द्विवेदी, एक ऐसे कवि, एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने साहित्य की सेवा की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप और हम नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कई हिस्सों के जो श्रोता है, पाठक है, वो भरत द्विवेदी नाम से अनभिज्ञ अनजान नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। भारत द्विवेदी से भारत द्विवेदी बनने तक का सफर कैसा रहा? सफर तो अभी मैं कहना चाहूंगा कि जारी है और मैं मूलतः जो है वो कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ। लॉकडाउन के समय में कह लीजिए कि लेखन में आया और गंभीर लेखन में आया। उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे लिखा करता था 2014-15 के आसपास। लोगों का जो कह लीजिए कि उन्होंने जैसा रिस्पांस दिया लोगों ने, वो बहुत अच्छा था, तो उससे एक बल मिला। फिर बाद में लॉकडाउन में बहुत कुछ करने को था नहीं, तो मुझे लगा कि इस समय सबसे अच्छा है कि हम बहुत पढ़ा जाए और लिखा जाए। फिर उसके बाद जीवन में परिवर्तन आया, पारंपरिक मंचों की यात्रा और सोशल मीडिया में थोड़ा और नाम हो गया। बस अभी तक तो ये सफर जो है वो इसी गति से चल रहा है। लोगों का बहुत प्यार है। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए कविता का आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है? साहित्य का कितना स्थान है? क्यों इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद उस चीज को जीते हैं। साहित्य के प्रति युवाओं का रुझान थोड़ा कम हुआ है। मैं ये समझता हूं कि साहित्य सभी काल में हमेशा जो है वो उसका महत्व कम नहीं होगा। आज हम कबीर को गए इतने साल हो गए, लगभग 400-500 साल हो गए, या कह लीजिए कि तुलसीदास जी को हम आज भी पढ़ते हैं। और समाज में आज भी जो धर्मगुरु हैं, जो बड़े पढ़ने वाले हैं या बड़े कहने वाले हैं, वो अधिकतर कोट करते हैं कबीर को या तुलसी को या किसी भी महापुरुष को। तो उन्होंने जो लिखा, ये कवि ही तो थे। कबीर तो कवि थे, तुलसीदास जी जो है वो कवि थे। तो इनका मान कभी समाज में कम नहीं होगा। और अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो कभी शांति स्थापित करनी हो या फिर कहीं और कोई बात कहनी हो, मोटिवेशन करना हो, तो अलग अलग लेखकों को, अलग अलग कवियों को हमेशा कोट किया जाता रहेगा। मुझे लगता है कि अभी जैसे कि आपने कहा कि युवा आज साहित्य से जुड़ नहीं रहे हैं, इसका रूप परिवर्तित हो गया है। अब अभी टाइम जो है वो सोशल मीडिया का है, तो आप भी देखते होंगे कि रील्स के माध्यम से लोग जुड़ते हैं। भले वो 2 लाइन की कोई कविता कहते हो, वो 2 लाइन की शायरी कोई पढ़ते हो, लेकिन समाज और लोगों का टेस्ट अलग अलग है। थोड़े जो है लोग इधर उधर के रास्तों पे है। मुझे लगता है समय के साथ वो भी इस धारा से और इस विधा से और जुड़ जाएंगे। आपने जब लेखन शुरुआत की जी, कोई रचना आपको याद हो जो आपको बड़ा दिल को छू गया होगा, आपको लगा होगा कि ये जो है इसके बाद अब मुझे यही करना है? मुझे लगता है कि मैंने जो 4 लाइन लिखी और लोगों ने बहुत पसंद की, वो लाइन में पढ़ता हूं कि बदशक्ल एक किरदार थी जिंदगी, बदशक्ल एक किरदार थी जिंदगी, जैसे घाटे का व्यापार थी जिंदगी, जैसे बिन सफीने की पतवार थी जिंदगी, आपके आने से ही मुनाफा हुआ, वरना घाटे का व्यापार थी जिंदगी। क्या बात। तो मैं प्रेम में पहले लिखा करता था, फिर मेरी शादी हो गई फिर अब मैं कोशिश करता हूं कि अलग अलग विषय पर, अलग अलग संबंधों पर मैं लिखने का प्रयास करता हूं। आपको लगता है कि समाज को अभी भी कविता, साहित्य आईना दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है? जी बिल्कुल। मैं तो कहूंगा भैया कि हम और आप एक ही बिरादरी के हैं। हमारा काम ही लिखना और पढ़ना है। समाज इधर उधर हो तो मैं कहता हूं कि एक बार कवियों को और पत्रकारों को पढ़ लेना चाहिए। और ये जो 2 लोग हैं वो आपको आईना दिखाने का काम करते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, और आप किसी भटकाव में तो नहीं है। ये चेक पॉइंट है। तो साहित्य और कवि और पत्रकार और लेखक जो है वो हमेशा समाज के लिए, समाज के हित में काम करते रहेंगे। आईना शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आज लोगों को आईना देखना पसंद नहीं। जी। कैसे दिखाएंगे आईना? आईना देखना तो पड़ेगा। आपका चेहरा कैसा है, इस बात को सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि आप कुरूप तो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ईश्वर ने सबको सुंदर बनाया है, लेकिन आप अपनी गलतियों से, आप अपने आचरण से कुरूप तो नहीं है। ये पहली स्वीकार्यता आपको होनी चाहिए। स्वीकार्यता हो जाएगी तो सुधार अपने आप हो जाएगा। तो आईना देखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि बातों के जरिए, कविताओं के जरिए और लेखन के जरिए कभी न कभी तो लोग अपने आप को आईने में देखना जरूर। आज लोग आईना देखना जितना पसंद नहीं करते हैं, लोग दिखाने की हिम्मत भी उतना नहीं करते हैं। ये कैसे बदलेगा? ये तो सबसे पहली बात ये है कि डर। अभी लोग कोई भी, देखिए हम सभी जो हैं अभी सब जो है कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी भी बात से, किसी भी एक्ट से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कल मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगे कि मेरा जो जीवन है वो सहज नहीं है। हम कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो भी उसे कहने की हिम्मत नहीं करते। कारण ये होता है कि यार मैं क्यों ये परेशानी लूं अपने हिस्से। इसलिए लोग
आईना दिखाना भी बंद कर रहे हैं। वही बात कहते हैं जो लोग सभी जगह स्वीकार्य है, वही बात कहेंगे जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये साहस कुछ लोग कर पाते हैं और जो लोग कर पा रहे हैं वो हमेशा जो है इतिहास में याद रखे जाएंगे उनकी, इसलिए वो अलग हैं बाकी लोगों। इतिहास में एक गाना लिखा गया था, मुझे मतलब बड़ा इस फील्ड से बहुत दूर हूं मैं, कि तुम दिन को कहो तो दिन, रात को कहो दिन तो दिन कहेंगे, तुम्हें जो पसंद वही बात करेंगे। अब वो चीज चरितार्थ हो रही है। हाँ। सब सामने वाले को जो पसंद है मैं वही कहूंगा, चाहे दिन को रात कह दो, रात को दिन कह दो। मैंने भी इस संदर्भ में 4 पंक्तियां लिखी थी कि बड़के लोगों वाली हम में बात कहाँ है मालिक, कि बड़के लोगों वाली हम में बात कहाँ है मालिक, आपके जितनी अपनी औकात कहाँ है मालिक, आप जो कह दो तो हम भी दिन को रात कहेंगे, रातों को भी कह देंगे कि रात कहाँ है मालिक। और ये मजहब के झगड़े उनके जिनके पेट भरे हैं, बात मुझे यही कहनी थी कि ये मजहब के झगड़े उनके जिनके पेट भरे हैं, भूखे लाचारों की कोई जात कहाँ है मालिक। क्या बात, क्या बात। तो आईना दिखाना चाहिए और ये बात हम तो कहे हमारा धर्म है, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, तो इस धर्म में हम टिके रहेंगे। आप युवा हैं, युवाओं की बेचैनी क्या है, क्या आप समझ पा रहे साहित्य के माध्यम से, कैसे उकेरते, कैसे उससे लिख पाते हैं आप? इसमें 2 वर्ग है, मैं जहां तक समझ पाया हूं, जितनी मेरी समझ है। एक तो वो युवा है जो अपनी भावनाओं को नहीं कह पाता, चाहे वो प्रेम की भावना हो, चाहे वो अपनी प्रेमिका से हो या अपने माँ बाप से हो, भाई बहन से हो। तो एक तो ये वर्ग है, वो उस तरीके की कविताएं सुनता है, उस तरीके के गीत सुनता है। एक वर्ग जो है वो व्यवस्था से नाराज है, उसको लगता है कि देश में बेरोजगारी है, पर्यावरण की हानि हो रही है, वो इस पे चाहता है कि इस पे कोई बात करे, ये व्यवस्था कैसे ठीक हो, वो उसकी ये बेचैनी है। तो जो इस तरीके के लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद पे लिखते हों, चाहे व्यवस्थाओं पे लिखते हों, तो पाठक इन 2 धुरी पर है। एक इस तरीके की बात सुनता है जो पर्यावरण, राजनीति या व्यवस्थाओं से संबंधित है, एक प्रेम की बात करता है। मैं फिलहाल प्रेम के पक्ष में ज्यादा हूं, मैं संबंधों पर लिखता हूं, और उस पक्ष में भी चाहे वो दिनकर जी हो, चाहे कोई भी राष्ट्र कवि हो, वो लिखने वाले हैं और वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। आपने, मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने पिता पे कुछ लिखा है जी, अगर सुना पाए तो बड़ा आनंद। जी बिल्कुल, मैं कह लूं तो उस गीत से ही मुझे थोड़ी बहुत जानकारी, जान पहचान मिली। तो मैं वो गीत कहता हूं कि पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, पर्वत नीचे बैठ गया और अंबर हमसे हार गया, मेले झूले बाग बगीचे सारे अपने नाम हुए, और तेरी दौलत के आगे कोई न साहूकार गया, फिर मेरा बचपन लौटा दो, मेरा वो बचपन लौटा दो, इतनी सी फरियाद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। वास्तविक में पापा से लोग कह नहीं पाते, आज जीवन बीत जाता है, मलाल रह जाता है कि काश मैं अपने पिताजी को कुछ कह पाता, तो स्थितियां ये नहीं होती। कई सारे वेब सीरीज, कई सारे सीरियल, कई सारे आर्टिकल हम पढ़ते हैं इस पे कि अगर आप एक बार हिम्मत करके अपने पापा से कुछ कह दे तो शायद उस पार उतर जाए जिस भंवर में आप फंसे हुए हैं। आप, मैंने कहा कि आप छत्तीसगढ़ महतारी की खूब सेवा करते हैं, खूब लिखते हैं आप छत्तीसगढ़ी में, कितना फर्क हो पाता है हिंदी में, हिंदी का पाठक श्रोता, छत्तीसगढ़ी का पाठक श्रोता, कितना फर्क आप देख पाते हैं मंचों के माध्यम से, आप अपने कविताओं के माध्यम से? मैंने ये महसूस किया, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, राजनांदगांव जिले में एक छोटा सा गांव है आसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से शायद वो सबसे बड़ा गांव है उस जिले का। तो उस गांव में मैं रहा, 15 साल रहा, 10वीं तक की पढ़ाई मैंने सरकारी स्कूल से की। तो गांव के माहौल से और गांव की व्यवस्थाओं से मैं परिचित हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा भी छत्तीसगढ़ी है। हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने जो माहौल दिया, हम यही बोला करते थे। बाद में शहरों में आए, पढ़ाई लिखाई के लिए आए, तो हिंदी भी हमारी, छत्तीसगढ़ में वैसे हिंदी और छत्तीसगढ़ी में बहुत फर्क नहीं है। जो हिंदी समझता है वो छत्तीसगढ़ी भी आसानी से समझता है, जो छत्तीसगढ़ी समझता है वो हिंदी भी बहुत आसानी से समझ जाता है। भाव तो वही है भैया, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो श्रोता है उसके मन में भाव वही है। भाषा कोई भी हो, आप चाहे वो बात हिंदी में कह दें या छत्तीसगढ़ी में कह दें, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हम अपनी बात, अपनी मिट्टी की बात, अपने जो मुद्दे हैं उसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, हमारा जो चिंतन है छत्तीसगढ़ को लेके वो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, तो वो और अधिक प्रभावी हो जाता है, सुनने वाला उससे और जुड़ जाता है,
उसके बाद दिल तक पहुंचती है। तो प्रयास यही रहता है कि जब छत्तीसगढ़ की बात हो, यहाँ की संस्कृति की बात हो, यहाँ की लोक कलाओं की बात हो, तो वो छत्तीसगढ़ी में कहें। और जब कोई बात हमें लगता है कि पूरे भारत पे हमें वो बात पहुंचानी है, तो प्रयास करते हैं कि वो बात हिंदी में कही जाए, ताकि वो अधिक श्रोताओं तक वो बात पहुंचे। लेकिन बड़े मंचों पे मैं इस बात की कमी महसूस करता हूँ कि साहब छत्तीसगढ़ी के सेवा करने वालों की कमी है। बड़े मंचों की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे बड़ा ये कचोटता है ये बात, ये लाइन कि एक बार मैं किसी कवि सम्मेलन का पार्ट कहीं पे देख रहा था। एक हिंदी के बड़े बड़े शायर हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी के एक बड़े शायर को उन्होंने कहा, कवि को उन्होंने कहा कि आप तो हिंदी के शायरियों को छत्तीसगढ़ी में सुना के वाहवाही बटोर जाते हैं। जी, बड़ा कष्ट होता है ये सब लाइन सुन के। जी, ये दुर्भाग्य है कि मुझे लगता है कि जिन्होंने ये बात कही वो छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों से शायद उनका परिचय नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कवि और लेखक हुए, चाहे वो पंडित पवन दीवान जी हों, चाहे वो लक्ष्मण मस्तूरिया जी हों, चाहे अभी वर्तमान में हमारे बीच उपस्थित है रामेश्वर वैष्णव जी हों, बहुत सारे गीतकार, इन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत से किसी भी मायनों में छत्तीसगढ़ साहित्य की दृष्टि से या साहित्यकारों की दृष्टि से कहीं भी कमतर है। बहुत अच्छे लिखने वाले, और मैं तो ये बात कोट करता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं, राजनांदगांव जिले से, वहीं के एक साहित्यकार को भारत देश ने, यहाँ की सरकार, भारत सरकार ने अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। ये तो हमारी मिट्टी की उपज है, हमारी मिट्टी के लोग हैं जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कहीं भी कमतर नहीं है पूरे देश में। तो एक बार छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं भी सुनाना चाहूंगा। ये हम अभी 25वां साल मना रहे हैं हमारे प्रदेश के गठन का। तो हमने सड़क बनाई, हमने बिजली पहुंचाई, गांव-गांव तक तरह तरह के विकास किए। लेकिन मेरा जो चिंतन है, मैं ये कहता हूं कि जब हम गांव में रहते थे तो हर बात अपने घर के बुजुर्ग से पूछा करते थे। छत्तीसगढ़ी में उन्हें कहते हैं सियान, और सियान का मतलब सिर्फ बुजुर्ग नहीं है। हमारा कल्चर ये है कि हम अपने से जानकार व्यक्ति से पूछ लेते हैं, हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन आज जो आपने कहा कि वर्तमान पीढ़ी कहां जा रही है, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करता हूं, कि हम अब पूछना बंद कर दिए। जिस दिन हम सक्षम हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो हमें लगता है कि अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से या घर के किसी भी बड़ों से पूछना हमें व्यर्थ लगता है। तो एक चिंतन का गीत है, मैं वो पढ़ता हूं कि अटकन बटकन दही चटाका, खड़गे घर ऊपर गे बांटा, अटकन बटकन दही चटाका, खड़गे घर ऊपर गे बाटा, झगड़ा गहूं पिसान के, नहीं है सुनैया अब सियान के, नहीं है सुनैया अब सियान के गली गली लइका मन होगे मंद मऊहा के पियैया, गली गली लइका मन होगे मंद मऊहा के पियैया, ओ बिन बोहनी के घलो लहुट गे कुल्फी बर्फ बेचैया, ददा बबा मन चीज बना इस पसिया नून लपी के, ओ तय कर जाकर मजा लेत हंस बढ़िया देसी घी के अब तो बोली भाए तोला, अब तो बोली भाए तोला, अद्धी धरे मितान के, नहीं है सुनैया अब सियान के। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये और पंक्तियां मैं पहली बार कहीं पढ़ रहा हूं, कि जो किसान है गांव का, जो हमारे किसान हैं, उनके लिए स्वर्ग का रास्ता क्या है, मोक्ष का रास्ता क्या है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गांव में खेत में धान की फसल काटी जाती है, तो उसे जब व्यवस्थित रखा जाता है और उसको बांध के जब कोठार तक कहते हैं, जिस स्थान पे मिंजाई का काम होता है, उसको कहते हैं भारा। और भारा को एक के ऊपर एक रख के उस जो एक नई कहा जाए जो आकार लेता है फसल, उसको कहते हैं खरही। तो वो जो खरही है वही स्वर्ग का रास्ता है किसान का। तो यही मैं इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारा भारा खरही रचते चढ़ते सर्ग दुआर, के भारा भारा खरही रचते चढ़ते सर्ग दुआर, फिर माटी ले नता छुड़ा के तय बन गे बनिहार, और बड़े शहर के चका चौंधमा झन जागा भटके बर, बड़े शहर के चका चौंधमा झन जागा भटके बर, कत को आंख गड़ाए हावे तुर हकला झटके बर, के नागर बैला धनहा कोठी, नागर बैला धनहा कोठी, पूंजी हरे किसान के, नहीं है सुनैया अब सियान के। क्या बात, आपने तो वो लाइन कह दी कि साहब आज सबसे ज्वलंत लाइन है। आज किसान भी चाहता है कि मैं बड़े शहरों में जाके खो जाऊं,
भले मेरी जमीन माटी का मोल बिक जाए, परवाह नहीं है, मेरी झूठी शान के लिए मैं अपने सब कुछ को त्याग दूंगा। आपने बड़ी अच्छी लाइन कही। एक सवाल मेरे मन में है कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं को मौका देने में हम संकोच क्यों करते हैं, खास करके नए कलाकारों को, नए साहित्यकारों को, उभरते हुए संघर्षशील व्यक्ति को मंच देने के लिए इतना परहेज क्यों? मैं ये समझता हूं कि मेरी शिकायत भी रहती है, मैं सोशल मीडिया पे लगातार इस बात को लिखता हूं कि खासकर शासकीय कार्यक्रमों में जहां पे सरकार का पैसा है, जहां पे हमारे प्रदेश के लोगों ने कर अदायगी कर इस सरकार का बजट तैयार किया और उस बजट से कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि उस कार्यक्रम पे छत्तीसगढ़ के, और सिर्फ कलाकारों का नहीं, सिर्फ यहाँ के साहित्यकारों का नहीं, जो छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधाओं में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो या कोई साहित्यकार हो, कोई कवि हो या किसी भी विधा से वो जुड़ा हो, उसका पहला अधिकार उस मंच पर है। आप बाहर के कलाकार भी बुलाइए, वो भी रहने चाहिए, उनसे भी हमको सीखने मिलता है। हम अपनी कमी या वो कहाँ कम है, हम कहाँ अधिक है, इस बात की तुलना हम कर पाते हैं। तो सरकार से मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अधिक से अधिक संख्या में आप जो है वो मौका दें। और एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि विधिवत कहीं अगर वर्कशॉप जैसा कुछ हो पाए, हालांकि आप सीए बना सकते हैं, आप इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप कलाकार पैदा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी जो तकनीकी कमियां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का प्रयोग हो, चाहे वो छंद बहर और ग्रामर का ज्ञान हो या कैमरा चलाने का तरीका हो, ये तो हम सिखा सकते हैं। तो इस तरीके के वर्कशॉप जिनसे उन्हें फायदा हो, इस तरीके के भी वर्कशॉप होने चाहिए सरकार के द्वारा, या कोई एनजीओ है या कोई और निजी संस्थान है, उन्हें ये काम करना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? मुझे नाम लेने में गुरेज कतई नहीं है। मैं अगर गीत संगीत की बात कर लूं तो दो बड़े मूर्धन्य गीतकार संगीतकार हुए हमारे, मतलब है मौजूदा समय में। एक दिलीप षडंगी साहब है और दूसरे दुकालू यादव है। मतलब उनकी ख्याति, उनका नाम, उनका जसगीत ऐसा कोई छत्तीसगढ़ या भारत देश का नहीं होगा जिसने सुना नहीं होगा। उन्हें 35,000 रुपए वाली श्रेणी में रखा जाता है। और अन्य, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, अन्य को आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अनलिमिटेड, जितने पे आप बार्गेनिंग कर ले उतना। कैसे संभव हो पाए? ये संभव तो प्रशासनिक कमी है, मैं सीधे सीधे कहूंगा। और मुझे लगता है कि हम जो थोड़ा मन बना ले, जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, और वो अपने साथ पैनल में कम से कम उन्हें रखें जिनको समझ है लोक कला की, जो समझते हैं कि ये कौन सा कलाकार कितना बड़ा है, उनका कद क्या है, उनका काम क्या है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है छत्तीसगढ़ के लिए, और समय समय पे इसके लिए बैठक हो। और ये जो रेट आप जिन्होंने जिस रेट पे आपने बात कही कि इस रेट पे ये बुलाए जाते हैं, उस पे रिवीजन होना चाहिए। आज पैसे 35,000 रुपए की क्या औकात है, मैं शब्द सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि 35,000 रुपए की क्या औकात? नहीं, उनको व्यक्तिगत नहीं, उनकी पूरी टीम को, पूरी टीम। जी बिल्कुल बिल्कुल। 35,000 में हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक व्यवस्था होती है कि टेंट माइक ये हो, या वो अपनी टीम को वो जो लेके आते हैं कि उसमें तबला वादक हैं या जो भी, तो उनको भी वो अपने लिए उनको शायद कुछ ना बचता हो। अच्छा, एक चीज पिछले कुछ सालों से एक चलन आन पड़ा है, आपके फील्ड का ही है। कवि सम्मेलनों में हम देखते हैं कि साहब ना, शब्द भले मेरे खराब हो लेकिन भावनाएं मेरे समझिएगा कि साहब एक ना ग्रुप बना हुआ है कि भारत द्विवेदी अगर किसी मंच पे बुलाए जाएंगे तो भारत द्विवेदी के पसंद के 4 कवि होंगे, उनके पसंद के बाहर का कोई नहीं होगा। ये व्यवस्थाएं कैसे लागू हो गई, इस पे कैसे हम? मैंने जो थोड़ी देर पहले बात कही कि कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता। लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने लोगों के साथ ही पढ़ूं, और एक तो पीठ थपथपाने की या कह लीजिए कि प्रशंसा पाने की जो लालसा है कि ये जो 4 लोग आएंगे ये मेरी प्रशंसा करेंगे, मैं किसी 5वें को बुला लूं तो एक डर तो ये होता है कि कहीं मुझसे ज्यादा मत जम जाए तो मेरी दुकान थोड़ी खतरे में आ सकती है, और दूसरी बात ये मेरी प्रशंसा करे या ना करे। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है जो मुझे लगता है कि इंटेंशनल नहीं है। कई बार क्या होता है, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि कई बार हम अपने लोगों के साथ बहुत सहज होते हैं, हम नया प्रयोग नहीं करना चाहते। इसका ध्येय ये नहीं है कि हम किसी का मंच काट रहे हैं या किसी को हम नहीं आने देना चाहते। सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है, वो लोग चाहते हैं, लेकिन इससे नुकसान होता है साहित्य जगत का, इससे नुकसान होता है श्रोताओं का। आप किसी नए को सुनाएंगे तो साहित्य का भी फायदा होगा और श्रोताओं को भी कुछ नया सुनने मिलेगा। अभी हाल ही में आपने कुमार विश्वास साहब के साथ मंच साझा की, बड़ी तारीफ आपके मंच पे हो रही थी, तो कुछ कविता आपको याद हो जिनको सुन के कुमार विश्वास को भी लगा होगा कि मैं कुछ तो असली सुन रहा हूं करके? मैंने एक राम जी पे कविता कही कि अवध के राज को जो जाती थी सुगम राह, वही राह कानन को मोड़ के चले गए। के अवध के राज को जो जाती थी सुगम राह, वही राह कानन को मोड़ के चले गए। महलों के परिधान त्याग क्षण में लखन राम सी अवल कल ओढ़ के चले गए।
प्राणों से भी कीमती हैं पिता के वचन सोच, राम रघुकुल रीत जोड़ के चले गए, पर बिना राम के ये दुनिया है व्यर्थ सोच, दशरथ दुनिया ही छोड़ के चले गए। कि पर बिना राम के ये दुनिया है व्यर्थ सोच, दशरथ दुनिया ही छोड़ के चले गए। और एक मैंने एक जो है छंद मैंने गांव पर कही, वो मैं आपको सुनाता हूं कि सावनों में गलियों में भीग के चलाई थी जो, कागज की छोटी छोटी नाव ढूंढते रहे, बड़े बड़े महलों में जब न सुकून मिला, बरगद पीपल की छांव ढूंढते रहे, शहरों में रहने को बड़े ही जतन किए, सदा साहूकारों के ही पांव ढूंढते रहे, और गांव छोड़ पहले तो ढूंढते रहे शहर, फिर शहरों में हम गांव ढूंढते रहे। आपको क्या लग रहा है कि अभी मौजूदा समय किस विषय पे लिखने का सबसे ज्यादा है? एक युवा कवि साहित्यकार होने के नाते आपका संदेश जन जन तक पहुंचे, किस विषय पे लिखने की सबसे ज्यादा जरूरत आप महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभी आवश्यकता है कि हम अपनी व्यवस्थाओं पर लिखें। भारत जो देश है वो लगभग अभी हम 150 करोड़ होने वाले हैं, और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें मेरा मतलब मैं कह लूं कि अगर मेरे इंटरेस्ट का मुद्दा आप पूछें तो सबसे मुझे लगता है कि पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम भी उसमें शामिल हैं। हम फेसबुक पे या ऐसे कहीं भी ज्ञान तो दे देते हैं कि पेड़ लगाइए, तालाबों को बचाइए, नदियों को बचाइए, लेकिन हम जो हमारा जो दिन भर का कंजम्पशन है उस समय हमारे मन में ये विचार नहीं होते कि इसका प्रभाव कहां तक पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को लेके एक विषय ये होना चाहिए। दूसरी बात हम आते हैं अर्थव्यवस्था पे। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने युवा लोग हैं और वो सबके सब बेरोजगार हैं, लेकिन सारे लोग ऊर्जा से भरे हुए हैं, सब काम करना चाहते हैं, अच्छी दिशा पे काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें एकत्रित करने की और जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने पड़ोसी देशों में देख चुके हैं कि क्या परिणाम होता है जब युवा बेरोजगार होता है, जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वो अपनी ऊर्जा जो है वो विध्वंसक कामों में लगाता है। तो हमें चाहिए, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे जो समाज के जिम्मेदार लोग हों, वो उन्हें अच्छे कामों में प्रयोग कर सके, नहीं तो ये ऊर्जा ऐसे ही चली जाएगी। एक बड़ा सवाल है मेरे मन में कि युवाओं का देश है भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जो है भारत देश में रहते हैं, औसत आयु भी सबसे कम है। जो युवा 1 मिनट के रील देखने के लिए 5 बार स्वाइप कर लेता है, 5 बार वो चेंज कर लेता है रील को, 30 सेकंड नहीं टिक पाता है, वो घंटों घंटे बैठ के कवि सम्मेलन कैसे सुनेगा, साहित्य को कैसे पढ़ेगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो हम सभी फंसे हुए हैं। अभी हमारे दिनचर्या में रील देखना बहुत आम बात है। इवन अभी तो ये हो गया है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके हाथ तक ये चीजें पहुंच चुकी है, वो भी दिन भर रील देखते हैं। कवि सम्मेलनों में अब ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि हमारा जो ध्यान का समय है वो बहुत कम हो गया। अब हमें फटाफट जो है वो मौज चाहिए, हमें मजा चाहिए, तो हम फटाफट रील जो है वो स्क्रॉल करते हैं। कवि सम्मेलन में अभी स्थिति फिलहाल तो ठीक है, हालांकि संख्या कम हुई है सुनने वालों की और कवि सम्मेलन तक पहुंचने वालों की, लेकिन जो आते हैं वो कम से कम टिक जाते हैं 1-2 घंटे। तो पहले एक बात इसमें ये बदल गई है कि लोग पहले कवि सम्मेलन रात भर चला करता था कि 2-2 राउंड कवि अपनी कविताएं सुनाते थे। अभी उसकी अवधि कम हो गई है, अभी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। बहुत कोई पॉपुलर कवि हैं जो बहुत प्रचलित हैं और लोकप्रिय हैं, तो उनको लोग सुन लेते हैं, नहीं तो अब उसकी अवधि जरूर कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि सरल कविता लिखी जाए, मुद्दे की कविता लिखी जाए तो लोग जुड़ेंगे। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं एक कवि सम्मेलन में मौजूद था जी। कवि बहुत भाव के साथ, पूरी अपनी ऊर्जा के साथ मंच पे कविता पढ़ रहा है, कविता पाठ कर रहा है जी। जितनी ताकत वो लगा सकता है उतनी ताकत लगा के कविता पढ़ रहा है। और मेरे बगल में 2-3 युवाओं का ग्रुप था, वो रील देख रहे बैठ के, कवि पढ़ रहे पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, जितना ज्ञान है सब वो उसमें लगाया हुआ है, लेकिन मेरे ही बगल का बैठा युवा रील देख रहा है। मैंने टोका भी, बोला तुम कवि सम्मेलन देखना है कि रील देखना है? तो बोले भैया जब समय आएगा तो वो भी सुन लूंगा। बोले तो है ये सभी जगह है। मुझे लगता है कि फोन ने बहुत सारी विधाओं को और हमारे ध्यान को प्रभावित तो किया है, और इसमें भी युवाओं को खुद ही सोचना चाहिए। अब ऐसा समय नहीं रहा कि मैं किसी पर जो है वो नियंत्रण कर सकूं कि या ऐसी शर्त लगा सकूं कि मोबाइल लेकर आना इस कक्ष में वर्जित है। तो लोग जब ये जान जाएंगे, जब उनके अंदर ये भाव आएगा कि कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है जो मोबाइल पर नहीं है, इससे कुछ इतर बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि लोग अपने आप सुधर जाएंगे। कवि सम्मेलनों में भी मतलब अगर हम वीर रस की कविताओं को सुने तो लोग थोड़े आकर्षित होते, सुनते बड़े ध्यान से, महसूस करते हैं कि शायद उस जगह पे मैं हूं। प्रेम की बात होती है तो थोड़ी सी कमी हो जाती है,
हास परिहास की बात आती है तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी सेलेक्टिव क्यों हो रहा है? फिर ऐसे में जो आप जो नए साहित्यकार हैं जो लिखना शुरू करना चाहते हैं वो किस विषय पे लिखे, किस विधा में लिखना चाहें? मुझे तो लगता है कि जो आपका मन कहता है, जिस तरीके के आप व्यक्ति हैं, जो बातें आपको स्वयं पसंद है, मैं तो इसकी परख इस तरीके से करता हूं कि जो लिखकर मुझे स्वयं को पहले संतुष्टि मिलती है कि पहला श्रोता तो मैं स्वयं हूं, कि मुझे लगती है कि नहीं ये बात तो मैंने ठीक लिखी है और मुझे पढ़ के कुछ तो मेरे अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो मैं वही बात जो है लोगों को सुनाता हूं। आपने कही कि अलग अलग विधाओं की बात है, अलग अलग रस की बात, तो सबकी प्रकृति अलग है। कोई जो है वो बहुत गुस्सा करता है या बहुत मोटिवेटेड रहता है, कोई जो है बहुत छोटी छोटी बातों पर रो देता है। कई ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे जो पुस्तक पढ़कर भी रोने लगते हैं। तो इतने भावुक लोग भी होते हैं। तो कोशिश यही रहती कि कवि सम्मेलन के मंचों पर अलग अलग विधा के कवि बुलाया जाए। कोई श्रृंगार का होता है, कोई वीर रस का होता है, कोई हास्य का होता है, तो ताकि जो ऑडियंस है, जो श्रोता हैं, वो सबको सब तरीके का रसपान वो कर सके। शायद कवि सम्मेलन के मंच इसी तरीके से इसलिए तैयार किए जाते हैं। समापन का वक्त है। कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा आपका लिखा लाइन जिसने भरत द्विवेदी को भरत द्विवेदी बनाया हो? कि गायक नर्तक अभिनेता या धंधे या व्यापारी की, कि गायक नर्तक अभिनेता या धंधे या व्यापारी की, अब ये केवल बात नहीं है नेता या अधिकारी की। घर घर में जो पनप रही है बात उसी बीमारी की, बच्चे बूढ़े और जवानों में फैले लाचारी की। दृश्य तुम्हें दिखलाता हूँ अब लोगों के पागलपन का, दृश्य तुम्हें आओ दिखलाऊं लोगों के पागलपन का। कामी क्रोधी विचलित कुंठित भूले भटके जीवन का, के मिथ्या तृष्णा को जैसे झील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी होने पर रील बनाया जाता है, कि भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है। और एक राजनीतिक टिप्पणी कि मंत्री जी ने पौधे के रोपण का रील बना डाला। काम होता है 100 रुपए का और प्रचार में कितनी लागत लगती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कि मंत्री जी ने पौधे के रोपण का रील बना डाला, फिर चमचों ने उस दिन के क्षण क्षण का रील बना डाला, मजिस्ट्रेट ने भी पालन पोषण का रील बना डाला, और अधीक्षक ने उसके रक्षण का रील बना डाला। समाचार ने पौधे के शोषण का रील बना डाला, समाचार ने पौधे के शोषण का रील बना डाला, बकरी द्वारा पौधे के भक्षण का रील बना डाला। के इंस्टाग्राम में रीलों से तहसील बनाया जाता है, भारत में कुछ भी हो तो अब रील बनाया जाता है। तो ये स्थिति है। तो कुल मिला के है कि आप रील की दुनिया से निकलिए और रियल दुनिया में समझिए कि क्या कुछ मौजूद समय में आवश्यकता है, हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।